दोस्तों, मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को, लगभग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से जोड़ने का प्रयास करें। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों को शॉर्ट में G6 लिखा हुआ है, तो G6 यानी सिक्योरिटीज बोला जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां एक ऋण साधन है जिसे सरकार लोगों से धन उधार लेने के लिए जारी करती है। G6 केवल दीर्घकालिक साधन है। तो यहाँ पे आपका देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं कि जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, ऋण की ज़रूरत होती है, तो सरकार प्रतिभूतियां जारी करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है? प्रतिभूतियां जारी करती है और इसका खरीदने बेचने का काम आरबीआई करता है। सरकार खरीदने बेचने का काम नहीं करती है, सरकार जारी करती है सरकारी प्रतिभूतियों को। तो आरबीआई क्या करता है? ये अलग अलग संस्थाओं को बेचता है। जिसके पास अधिशेष होता है, अतिरिक्त धनराशि होती है, बैंक हो गई या फिर कोई बड़ी बड़ी संस्था हो गई, वित्तीय संस्था, वो सभी इस सरकारी प्रतिभूति को खरीदते हैं। तो सरकार को इसके माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। बाद में फिर सरकार जो है अपने सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेता है। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है एक ऋण का साधन है जिसे सरकार लोगों से धन उधार लेने के लिए जारी करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी करती है। इसी सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से वो ऋण प्राप्त करती है लोगों से। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये केवल दीर्घकालिक साधन है, तो नहीं, ये दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों साधन है। मतलब सरकार जो है प्रतिभूतियों को कम समय के लिए भी जारी कर सकती है और अधिक समय के लिए, जिसकी परिपक्वता जो है 1 साल से अधिक है, जिसे बिल और बॉन्ड के रूप में जाना जाता है कि अगर 1 साल से कम है तो बिल और 1 साल से ज़्यादा की परिपक्वता अवधि है तो उसे हम बॉन्ड कहेंगे। तो केवल दीर्घकालिक साधन नहीं बल्कि अल्पकालिक साधन के रूप में भी सरकारी प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है सरकार द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है बॉन्ड यील्ड से तात्पर्य बॉन्ड में निवेश की गई पूंजी पर अर्जित प्रतिफल से है और इसका उपयोग प्रायः सरकार की उधार लेने की लागत के संकेतक के रूप में किया जाता है। अब इसको समझिए कि जैसे सरकार को ऋण की जरूरत होती है तो सरकार क्या किया? सरकारी प्रतिभूति जारी किया। ठीक है, सरकार क्या किया? सरकारी प्रतिभूति जारी किया। तो सरकार ये भी कर सकती है कि इस प्रतिभूति को जब मान लो किसी व्यक्ति ने खरीदा, किसी बैंक ने सरकारी प्रतिभूति को खरीदा, तो सरकार ये कर सकती है कि इस पर जो है उस बैंक को, यानी मान लो ए बैंक ने खरीदा है, तो सरकार उस बैंक को या तो समय समय पर ब्याज दे उस प्रतिभूति के लिए, या सरकार दूसरा ये कर सकती है कि मान लो बी बैंक है, उसने सरकारी प्रतिभूति खरीदा, लेकिन जो सरकारी प्रतिभूति खरीदा है वो मान लो 100 रुपए की सरकारी प्रतिभूति, इस पे 100 रुपए प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया कि 100 रुपए की, मतलब गवर्नमेंट ने किया कि भैया अगर तुमको ब्याज चाहिए प्रॉपर तो मैं तुमको ब्याज दूंगा, लेकिन जितने की मेरी सरकारी प्रतिभूति है अगर 100 रुपए की है तो तुमको 100 रुपए की खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्याज इसको मिलेगा ए को, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर तुमको बस प्रॉफिट कमाना है, ब्याज तुमको नहीं चाहिए, लेकिन तुमको प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे 100 रुपए के बॉन्ड को तुम 80 रुपए में खरीदो।
सरकार क्या करेगा, अपने 100 रुपए के बॉन्ड को 90 रुपए में, 80 रुपए नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 90 रुपए में बेचेगा। सरकार क्या कहेगा, भाई हम अपने 100 रुपए वाली बॉन्ड को 90 रुपए में बेच रहे हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड प्राइस। ठीक है, लिखा कितना है, 100 रुपए है, लेकिन सरकार ने बेचा कितने का, 90 रुपए का, इसको बॉन्ड प्राइस कहते हैं। फिर बाद में सरकार जो है, यानी आरबीआई क्या करेगी, बाद में आरबीआई जब इस बैंक से यानी बी बैंक से अपना ये सरकारी प्रतिभूति खरीदेगी, कौन खरीदेगा, आरबीआई खरीदेगा, तो कितने खरीदेगा, 100 रुपए में खरीदेगा। बेचा था 90 रुपए में, बेचा कितने का था, 90 रुपए में बैंक को, तो इसे बॉन्ड प्राइस कहें। अब सरकार जब खरीदेगी, या आरबीआई जब सरकार के द्वारा कहने पर आरबीआई खरीदेगा जब, तो कितने खरीदेगा, 100 रुपए का वापस खरीदेगा। 100 रुपए का कितने का खरीदेगा, 100 रुपए का खरीदेगा, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, बी को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये जो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसी को कहते हैं बॉन्ड यील्ड, इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये आपका बॉन्ड यील्ड कहलाएगा। इसमें इसको ब्याज तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट ये प्रॉफिट कमाएगा कि सरकार ने 100 रुपए की प्रतिभूति को, जो कि अंकित मूल्य है, इसको कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा, कितने का बेचा सरकार ने, 90 रुपए का बेचा, इसे कहते हैं बॉन्ड प्राइस। जब सरकार वापस खरीदेगी, वापस खरीदेगी, जब सरकार इसे वापस खरीदा तो कितने का खरीदा, जो लिखा हुआ अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर अपने इस सरकारी प्रतिभूति को सरकार वापस खरीद ली। तो जो बेचा तो 90 का था, लेकिन खरीद 100 का रहा है, तो इसमें प्रॉफिट किसका हुआ, किसका हुआ, तो उस बैंक का हुआ, जिसने इस बॉन्ड को खरीदा। तो 100 में से 90 घटाओ, कितना बचा, 10 रुपया। तो इसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। अब आप ये कॉन्सेप्ट लगाना कि अगर बॉन्ड प्राइस, मैं कहूँ कि भाई बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, ये जो बॉन्ड प्राइस है 90 रुपए का जो बेचा था, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा इसका प्रभाव, कि भाई अगर 90 रुपए का है, 95 रुपए का बेचा, तो बॉन्ड यील्ड कितना पड़ जाएगा, 5 रुपए, यानी बॉन्ड यील्ड में कमी आएगी। अगर बॉन्ड प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा, भाई 90 रुपए का पहले बेच रहा था, अब कितने का बेचेगा, मान लो 80 रुपए का, तो इससे क्या हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो है बढ़ रही है, जो प्रॉफिट होगा उसी को बॉन्ड यील्ड कहा जाएगा। समझ गए आप लोग। चलो अब स्टेटमेंट पे आना, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बॉन्ड यील्ड से तात्पर्य बॉन्ड में निवेश की गई पूंजी पर अर्जित प्रतिफल से। बॉन्ड यील्ड से क्या तात्पर्य है कि बॉन्ड में जो भी निवेश की गई पूंजी है, यानी कि आप जब बॉन्ड को खरीद रहे हो तो उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड यील्ड कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रायः सरकार की उधार लेने की लागत के संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि से बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है। अच्छा, बॉन्ड की कीमतों में अगर वृद्धि कर देंगे तो क्या बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होगी, नहीं मैम, कमी होगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर बॉन्ड प्राइस 100 रुपए लिखा हुआ है उस बॉन्ड पे, और हम उस बॉन्ड की कीमतों में, बॉन्ड प्राइस यानी कि जितने में सरकार बेच रहा है, एग्जैक्ट जो प्राइस है जितने में बेच रहा है वो बॉन्ड प्राइस कहलाता है। तो यहाँ पे 90 रुपए में अगर बेचेगा तो यहाँ पे हमें बॉन्ड यील्ड में कितना, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस बॉन्ड कीमतों में, यानी कि बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए, 95 रुपये कर दिया जाएगा, तो क्या बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी। कितना, अगर 95 रुपये में बेच रहा है 100 रुपये के बॉन्ड को, तो इसमें बॉन्ड यील्ड यानी प्रॉफिट कितना होगा आपको, 5 रुपये की होगी। तो बॉन्ड यील्ड में क्या आई, कमी आई ना। यहाँ पे बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है, बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है तो लाभ जो है, प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही था।
और यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका प्रयोग प्रायः सरकार की उधार लेने की लागत के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई सरकार अगर 100 रुपये के बॉन्ड को 90 रुपये में बेच रही है और बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार अपना कुछ पैसा जो दे रही है, प्रॉफिट अपने जेब से ही तो दे रही है, कहीं ना कहीं उसकी वो लागत ही तो है। अब कहीं से उधार ले रहा है सरकार, उस पर ब्याज दे रही, तो वो भी क्या क्या कहलाएगी, भाई उसका लागत लग रहा है, उतना पैसा ब्याज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये एक तरह से लॉस हो रहा है। चलो आगे देखो, आरबीआई द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति को बदलकर बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। देखो, बॉन्ड यील्ड की प्राइस डिपेंड करता है इस पर भी कि सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रतिभूति मार्केट में है, यानी इसकी आपूर्ति ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपूर्ति ज़्यादा है तो भाई सरकार को ऋण की ज़रूरत ज़्यादा है, तो सरकार ने बहुत सारे प्रतिभूतियां जारी कर दी। अब बहुत सारी प्रतिभूतियां जारी कर दी, तो ऐसा तो है नहीं कि सब प्रतिभूतियां लोग खरीद ही लें, मांग उतनी नहीं, मांग के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे आपूर्ति ज़्यादा होगा, अपेक्षाकृत मांग कम होता है, तो बॉन्ड की आपूर्ति ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार जो है इस बॉन्ड को, जो बॉन्ड प्राइस है वो कम कर देगा। भाई 100 रुपये की बॉन्ड प्राइस है, एक बॉन्ड जो है 100 रुपये की लिखी हुई है उस पर, लेकिन सरकार क्या कहेगा, भैया हम तुमको 80 रुपये में ये बॉन्ड दे रहे हैं, क्योंकि इतने बॉन्ड है तो भाई कम प्राइस में बेचेगा तभी तो बिकेगा। मान लो आपके पास बहुत सारे चिप्स के पैकेट है, तो आप क्या करोगे, बेचने के लिए उसकी प्राइस कम करोगे ना, तभी सोचोगे कि जल्दी जल्दी बिक जाए और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। इसी तरीके से सरकार क्या कर रही है कि इसके पास बॉन्ड बहुत ज़्यादा, उसको ऋण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा वो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगा। तो सरकारी प्रतिभूतियां बहुत ज़्यादा जारी कर रही है, अगर बॉन्ड के रूप में जारी कर रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्राइस होगा सरकार क्या करेगी, कम कर देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद ले। तो जो 90 रुपये में बेच रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जितने भी बताई हूँ अभी तक, वो एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जैक्ट वैसा होता नहीं है, ठीक है। सरकार वो प्राइस घटता बढ़ता रहता है, सरकार अपने हिसाब से सिचुएशन, अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार वो बदलती रहती है। आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो सरकार क्या करेगी कि बॉन्ड प्राइस को घटा देगी, यहाँ पे बॉन्ड प्राइस क्या कर देगी, कम कर देगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा खरीद होगी, ठीक है, ज़्यादा खरीदारी होगी। तो बॉन्ड प्राइस क्या किया भाई, सरकार ने कम कर दिया। अब बॉन्ड प्राइस कम किया है तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा, बताओ, बॉन्ड यील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बॉन्ड प्राइस अगर कम कर रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, यानी कि आपूर्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपूर्ति ज़्यादा है तो बॉन्ड प्राइस कम होता है, बॉन्ड प्राइस कम होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड प्राइस कम होने की वजह से सरकार जो है अपने बॉन्ड को कम रुपए में बेचेगा, कम रुपए में बेचेगा, तो इससे क्या होगा, जो मार्जिन होगा वो ज़्यादा का होगा, बॉन्ड यील्ड यानी प्रॉफिट जो होगा वो 20 रुपये का होगा। तो आप समझ गए। इसी तरीके से अगर सरकारी प्रतिभूतियां जो है मार्केट में कम है, बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है अपनी सरकारी प्रतिभूति को ज़्यादा प्राइस में बेचेगी, यानी इस बॉन्ड प्राइस की कीमत जो है 92 रुपये होगी। मान लीजिए 92 रुपये होगी, पहले 80 रुपये में ज़्यादा था उसके पास, अब मान लो आपके पास चिप्स के पैकेट्स कम है, 5-6 ही चिप्स के पैकेट हैं, उसी को आपको बेचना है, तो आप क्या करोगे, जो एग्जैक्ट प्राइस है उतने में ही बेचोगे, या थोड़े से ज़्यादा में भी जो थोड़े ज़्यादा प्राइस में बेचोगे। भैया 10 पैकेट है तो हम भाई 15 रुपये 20 रुपये ऐसे में चिप्स जो सेम प्राइस है उस पर ही बेचोगे। या फिर मान लो टमाटर है, कम है, आपने कम रखा है और लोग खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप टमाटर की प्राइस क्या करोगे, बढ़ा दोगे। इसी तरीके से सरकार भी यही करती है कि बॉन्ड प्राइस जो है, बॉन्ड प्राइस अगर उसने कम सरकारी प्रतिभूतियां जारी की है तो उसको पता है कि लोग खरीद लेंगे, तो बॉन्ड प्राइस क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। पहले 80 रुपये में बेचा था जब आपूर्ति ज़्यादा थी, अब आपूर्ति सरकार जब कम प्रतिभूति लेके आई है तो उसकी प्राइस बढ़ा दिया है 92 रुपये, तो इसमें बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, बस 8 रुपये का होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपूर्ति कम है बॉन्ड प्राइस की, तो
सॉरी, अगर आप बॉन्ड की आपूर्ति कम है तो बॉन्ड प्राइस जो है ज़्यादा होती है और बॉन्ड यील्ड जो है कम है। बस इतना समझना कि आपूर्ति कम है तो लाभ भी कम होगा, आपूर्ति ज़्यादा है तो लाभ ज़्यादा होगा, यानी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगा। आपूर्ति कम है तो बॉन्ड यील्ड कम होगा। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, इस वजह से मैंने थोड़ा यहाँ डिटेल में समझाया है और आपको ज़रूरत भी है समझने की, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलो आगे देखो, पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पी नोट्स प्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो भारत में पंजीकरण कराना नहीं चाहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। देखो, जो पी नोट्स होता है इसको जारी सेबी द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा जारी किया जाता है। पी नोट्स में क्या होता है कि वे विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं लेकिन भारत में पंजीकृत नहीं है, तो उनके लिए ये पी नोट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई आप पी नोट्स के जरिए आप वहाँ पे पी नोट्स के माध्यम से भारत में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पी नोट्स का मूल्य जो है भारतीय प्रतिभूतियों जैसे कि इक्विटी पर आधारित होता है, जो इनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों का आधार है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है कि पी नोट्स का जो मूल्य है वो भारतीय प्रतिभूतियों पर आधारित होता है। तो पहला कथन गलत था, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता है जिसमें खरीदार या विक्रेता को भविष्य की किसी तिथि पर पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी परिसंपत्ति की एक निर्दिष्ट मात्रा खरीदनी या बेचनी होती है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे मान लो कि आप दुकानदार हो या मैं दुकानदार हूँ, मैं आलू बेच रही हूँ, तो आपने कहा कि मैं 14 जनवरी को खिचड़ी के दिन 14 जनवरी को मैं आपसे 20 किलो आलू खरीदूंगा 10 रुपये किलो के हिसाब से। 10 रुपये किलो के हिसाब से मैं आपसे 20 किलो आलू खरीदूंगा। ठीक है, 20 केजी 10 कितने 10 रुपये, एक मिनट, मैं आपसे 20 किलो आलू खरीदूंगा 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 14 तारीख को। तो ये क्या हो गया कि पूर्व निर्धारित कर लिया आप हम दोनों ने कि भाई हम लोगों ने हम मुझसे इतने तारीख को आलू खरीदोगे 10 रुपये किलो के हिसाब से। फिर चाहो उस दिन 20 रुपये किलो क्यों ना हो मार्केट में या 5 रुपये किलो क्यों ना हो मार्केट में, वो डिपेंड करता है कि उस समय कैसी आलू की आपूर्ति ज़्यादा है या कम है। तो अगर जब भाई 10 रुपये किलो की जगह मार्केट में आलू जो है 8 रुपये किलो हुआ, लेकिन इसमें प्रॉफिट क्या होगा, मेरा होगा, 2 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। आप कहाँ आप पहले से बोल देते कि हम 10 रुपये किलो खरीदेंगे, आज 8 रुपये किलो आलू मिल रहा है, लेकिन आप हमसे 10 रुपये किलो ही खरीद रहे हैं क्योंकि हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वादा कर लिया था, एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया था कि इतने रुपये में ही खरीदेंगे। लेकिन क्या पता, तो प्रॉफिट किसका हुआ, मेरा हुआ। अगर मार्केट में प्राइस कम रही, अगर प्राइस ज़्यादा रही, मान लो 12 रुपये किलो रहा, तो इसमें 2 रुपये का मुझे लॉस होगा। हम यही आलू दूसरे को बेचते तो 12 रुपये किलो में बेचते, लेकिन आपको क्योंकि हमने वादा किया था आपसे और तो इसी वजह से आपसे वादा किया था, इसी वजह से हम आपको 10 रुपये में बेच रहे, 12 रुपये में नहीं बेच रहे, तो 2 रुपये का मेरा लॉस होगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया या घट गया तो उसमें उस हिसाब से बेचने वाले और खरीदने वाले का लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। तो इसी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पहले से ही पूर्व निर्धारित समय पर ही कीमत डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतनी कीमत पे इतनी मात्रा में हम खरीदेंगे। एक तरह से कहें तो दो लोगों के बीच एक भरोसा होता है, एक प्रॉमिस किया जाता है, बस यही है। बहुत सिंपल था। दूसरा है, पूछ रहा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदार को एक निश्चित भविष्य की तिथि या उससे पहले एक पूर्व निर्धारित कीमत पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सेम वैसा ही है कि इसमें भी क्या किया जाता है कि एक निश्चित भविष्य की तिथि या उससे पहले
एक पूर्व निर्धारित कीमत पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार होता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बस इसमें होता है कि एक व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि वो खरीदे या ना खरीदे समय आने पर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। बस यही बेसिक अंतर होता है दोनों में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है कि उपरोक्त मदों में से कितनी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आपका विदेशी मुद्रा, आस्तियां, स्वर्ण, एसडीआर और आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच, ये चारों ही शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके पीडीएफ के लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विजन आईएएस, अगर आप विजन आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको विजन आईएएस का मिल जाएगा। दृष्टि का करना चाहते हो तो दृष्टि का मिल जाएगा आपको। फोरम आईएएस का चाहते हो तो फोरम आईएएस का मिल जाएगा। संस्कृति आईएएस का चाहते हो तो आपको संस्कृति आईएएस का भी टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपने दोस्तों में भी हमारे वीडियो शेयर करो, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और इसके साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखिए, पूछा है कि उपरोक्त में से कितने सेबी के विनियमों के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में वर्गीकृत है? तो सेबी के विनियमों के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में वर्गीकृत है, तो ये सभी है: सोशल वेंचर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एंजल फंड, ये चारों ही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है दलहनों में से कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल हैं? एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है भाई? चना है, उड़द है और मसूर है। लोबिया नहीं है, राजमा नहीं है। आप लोग एमएसपी पढ़िएगा तो उसमें 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। तो ये 22 फसल कौन कौन से हैं, इसको याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि हर बार अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। ऐसे ही पूछेगा जैसे कि यहाँ पे टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड द्वारा मृदा की गुणवत्ता से संबंधित 12 मापदंडों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड द्वारा मृदा की गुणवत्ता से संबंधित 12 मापदंडों की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं, 12 मापदंडों की जानकारी मिलती है। आई एम सो सॉरी, 12 मापदंडों की जानकारी मिलती है। मुझे कुछ और डेटा ध्यान आ रहा था, तो नहीं, 12 मापदंडों की जानकारी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड द्वारा प्राप्त होती है। मृदा की गुणवत्ता का पता चलता है कि मृदा की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत मृदा नमूनों का संग्रह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मृदा नमूनों का संग्रह जो है, यानी कि मृदा को कब कलेक्ट किया जाता है जांच के लिए, तो हर साल में 2 बार जांच किया जाता है। कितने? तो 2 बार प्रति वर्ष, 2 बार प्रति वर्ष, साल में 2 बार इस जो है मृदा नमूनों को कलेक्ट किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। बाद इसकी जांच पड़ताल होती है कि मृदा में किस तरह के पोषक तत्व अवेलेबल हैं, किस तरह के पोषक तत्व अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंत्योदय अन्न योजना के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसे दिसंबर 2000 में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2000 में सबसे गरीब परिवारों के लिए ये अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया, उनको रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा कह रहा है कि बाद में इस योजना का विस्तार कर इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश शब्द ज्यादा ध्यान रखिएगा वरना ऐसे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये भी
मुद्रास्फीति को मापने का काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि इसे थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो डब्ल्यूपीआई में क्या है, लगभग 676 वस्तुएं हैं कि लगभग 676 के करीब में वस्तुएं डब्ल्यूपीआई के टोकरी में शामिल है और सीपीआई के भी टोकरी में कुछ सिलेक्टेड वस्तुएं ही शामिल है। तो जब डब्ल्यूपीआई अपना सूचकांक जारी करता है तो इसके टोकरी में जितनी वस्तुएं शामिल हैं केवल उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो इसकी भी एक टोकरी है, इसके टोकरी में जितनी वस्तुएं सेवाएं शामिल हैं केवल उन्हीं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। बस ध्यान रखना कि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं की गई, सेवाएं को मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं मापा जाता है। लेकिन ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये सभी तरह की वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को। तो काफी बेहतर तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर जो है इन्फ्लेशन को मापता है, मेजर करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे प्रत्येक माह डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के साथ प्रकाशित किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर में कमी यही है, सबसे बड़ी कमी, कि इसे त्रैमासिक रूप में जारी किया जाता है, हर तीसरे महीने पर जारी किया जाता है, हर महीने जारी नहीं किया जाता है जैसे कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत आयोजित एएसआई यानी कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जैसा कि पढ़कर समझ में आ रहा है। इसमें बहुत ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है कि हमें आपको समझाना पड़े। दूसरा कह रहा है कि यह सर्वेक्षण वर्ष 1960 से प्रत्येक वर्ष किया जाता रहा है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि भारत में गरीबी के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है लकड़ावाला समिति इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो लकड़ावाला समिति ने सिफारिश की कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा अद्यतन करने हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का उपयोग किया जाना चाहिए। लकड़ा वाली समिति ने क्या सिफारिश किया भैया, कि शहरी क्षेत्रों में अगर हमको गरीबी रेखा का अद्यतन करना है, ये जानना है कि कितने लोग गरीब हैं या नहीं है, इसकी हमको जांच करनी है शहरी क्षेत्रों में, तो हमको सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सूचकांक का प्रयोग करना पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही दिया है कि इस लकड़ी वाला समिति ने यही सिफारिश किया था, लकड़ा वाला, लकड़ी वाला नहीं। ठीक है। दूसरा कह रहा है वाई के अलग समिति ने अंतरराज्यीय मूल्य भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भाई किसी वस्तु की प्राइस अगर हमारे यहाँ मान लो टमाटर ही ले लेते हैं, क्योंकि टमाटर ही लोगों को हार्ट अटैक दिलाता है, इतना ज़्यादा प्राइस हो जाती है। तो टमाटर मान लो हमारे यहाँ 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो मे भी मध्य प्रदेश में 30 रुपये किलो मिले, मे भी महाराष्ट्र में 40 रुपये किलो मिले। तो अंतर्राज्यीय मूल्य भिन्नता यानी अलग अलग राज्य में जो मूल्य में ये भिन्नता देखने को मिलती है, यही कह रहा है कि अंतर्राज्यीय मूल्य भिन्नता। तो अंतर्राज्यीय मूल्य भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कि एक राज्य का मतलब अपनी एक पैमाना होने चाहिए कि किस आधार मतलब कि कितनी गरीबी है कितनी नहीं है, उस राज्य के अकॉर्डिंग राज्य विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिफारिश है ये वाई की अलग समिति ने नहीं दिया था, बल्कि लकड़ा वाला समिति ने दिया था। तो इसी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इस जो सिफारिश है ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो लकड़ा वाला समिति ने किया था, वाई की अलग समिति ने नहीं। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, गरीबी मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हेड काउंट इंडेक्स के तहत न केवल जनसंख्या के उस अनुपात को मापा जाता है जो गरीब है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि गरीब कितना गरीब है।
तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जो हेड काउंट इंडेक्स है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात को मापता है, लेकिन ये नहीं मापता है कि कोई गरीब कितना ज्यादा गरीब है ना। एक गरीब होता है जो बिना प्लास्टर किए हुए घर में रह रहा है, उसके रूम में गैस है, खाने पीने की थोड़ी बहुत व्यवस्था है लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन एक गरीब ऐसा है जो एकदम झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसके लिए रहने खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, गंदगी में रह रहा है, हाँ, कचड़े के ढेर के बगल में रह रहा है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि कोई गरीब कितना गरीब है, उसकी स्थिति कितनी ज्यादा खरीब है, अपनी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहा था ये स्टेटमेंट, जो कि ये नहीं बताता हेड काउंट इंडेक्स में, इससे ही नहीं पता चलता कि कोई कितना गरीब है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि गरीबी अंतराल सूचकांक के तहत गरीबी रेखा के अनुपात में गरीबी रेखा के सापेक्ष उपभोग या आय अंतराल को मापा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा व मूल्यन के संभावित प्रभावों पर विचार कीजिए। मुद्रा व मूल्यन का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे मान लो $1 में 80 रुपया है, ठीक है, $1 में 80 रुपया होता है। लेकिन अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो $1 में जहां आप 80 रुपया दे रहे थे, अब आपको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। अवमूल्यन का मतलब क्या है कि अपने मुद्रा को कमजोर कर देना। और अगर हम लोग अपनी घरेलू मुद्रा को कमजोर करते हैं डॉलर की अपेक्षाकृत, इसी को मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। अपने घरेलू मुद्रा को कमजोर करने का मतलब ये है कि जहां हम पहले $1 में 80 रुपया देते थे, अब हमको $1 में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ रहा है, 85 रुपया। अब जैसे मान लो कि आप खुद को कमजोर कर लो, एकदम मान लो कि आप बहुत कमजोर हो, लड़ने वड़ने में, मारपीट करने में बहुत कमजोर हो, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, मारोगे तो खुद ही गिर जाओगे, है ना, इतना कमजोर मान लो। तो मान लो आप एकदम पतले सूखे टाटरे से हो और किसी से लड़ने जाना है कि एकदम मोटा तगड़ा, त्रिशा मैम खड़ी है मोटी तगड़ी एकदम, है, तो आपको लड़ना है, मारपीट करनी है किसी तगड़े इंसान से, बहुत मोटा हट्टा कट्टा आदमी है, उससे आपको लड़ना है। ये एकदम मोटा तोंद वाला, या फिर कहें तो एकदम वो जो मसल्स वसल्स बने रहते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप, और आप है एकदम ऐसे पतले से सूखे से। तो आपको लड़ने जाना है इससे, आपको इससे लड़ने जाना है। तो आप क्या करोगे, अपने साथ कई सारे लोगों को लेके जाओगे, 5-6 लोगों, जितना हो सके मैक्सिमम संख्या में लोगों को लेकर के जाओगे, है ना। इसी तरीके से जब रुपया को कमजोर किया जाता है तो डॉलर के अपेक्षाकृत, तो भाई रुपया अगर कमजोर होगा तो अपने साथ ये अब क्या करेगा, और लोगों को बढ़ा देगा ना। यहाँ 1 रुपया थोड़ी रहा, बल्कि 5-6 रुपया और बढ़ा देगा, भैया चलो हमको डॉलर से लड़ने जाना है। तो यहाँ पे $1 में कितना, भाई रुपया कमजोर हो रहा है, तो कमजोर का मतलब है कि हमको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। कमजोर हो रहा है रुपया, तो इसका मतलब है कि ज्यादा देना पड़ेगा रुपया। तो यानी कि पहले 80 रुपया दे रहे थे, अब 85 रुपया। जब भी अवमूल्यन होगा तो रुपए हमको ज्यादा देना पड़ेगा डॉलर के लिए। $1 के लिए हमको रुपया कमजोर हुआ, तो हमेशा यही समझना दिमाग में बस, यार रुपया कमजोर हुआ है, अगर हम कमजोर हैं, हम लड़ नहीं पा रहे, तो हम अपने साथ ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी समझना कि भाई रुपया कमजोर हो रहा है, इसका मतलब अवमूल्यन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब हमको ज्यादा लोगों को लेके जाना पड़ेगा, यानी कि $1 में हमको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो जहाँ हम पहले मान लो 80 रुपया देते थे, अब हमको कितना देना पड़ रहा है, 85 रुपया देना पड़ रहा है। इतना चीज समझिए आप लोग, इसी को कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। हमेशा पूछ देता है क्वेश्चन में, तो समझिएगा कि मुद्रा अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा कमजोर हुई है। मुद्रा कमजोर हुई है तो इसका मतलब क्या है कि हमको $1 की अपेक्षा ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो, $1 में आपको ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, 85 रुपया देना पड़ रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले पढ़ लो, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ना। अब भाई देखो, हम लोगों के लिए तो $1 में 85 रुपया देने का मतलब ये है कि हमारे जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, हमारा इसमें लॉस होगा। लेकिन जो विदेशी होंगे, जो अलग कंट्री से
दूसरे देश से रहेंगे तो उनको तो प्रॉफिट होगा ना, कि भाई उनको तो $1, क्योंकि वो तो उनके पास जो पैसा रहता है वो डॉलर में रहता है, तो उनको $1 में 85 रुपया मिला है, जहाँ पहले 80 रुपया मिल रहा था, अब 85 यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करेंगे और भारत में आएंगे पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के लिए आएंगे तो इनको प्रॉफिट होगा भाई, $1 में 85 रुपया मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, ठीक है, FDI बढ़ेगा, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी जो है भारत में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे हमारा जो है निर्यात बढ़ेगा। निर्यात क्यों बढ़ेगा मैम? अब कोई विदेशी है, उसको कोई वस्तु खरीदनी है और उसको $1 में 85 रुपये मिल रहा है, ज़्यादा 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, भारत से वस्तुओं को मंगाएगा। क्या करेगा भाई, कोई वहाँ विदेश में कोई व्यापारी है, उसको कोई वस्तु चाहिए और वो देख रहा है कि भारत में भारत में $1 में उसको 85 रुपये मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, भारत से वस्तुओं को मंगाएगा। वो क्या करेगा, भारत से वस्तुओं को मंगाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश में निर्यात बढ़ेगा। इससे क्या हुआ, FDI बढ़ा, भाई विदेशी निवेशक आए, भारत में बहुत निवेश कर रहे हैं, पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे लिए लॉस क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारा आयात जो है महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी देश से वस्तुओं को मंगा रहे हैं तो हमको तो भैया रुपया कन्वर्ट करके डॉलर में करना पड़ेगा। तो हमको रुपया, जब ₹1 कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, तो हमको $1 के लिए हमको 85 रुपया देना पड़ेगा। पहले जहाँ 80 रुपया देते थे, अब हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा आयात जो होगा महंगा हो जाएगा। भाई अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप दूसरे देश से फिर मंगाने में थोड़ा हिचकिचाओगे ना, कि हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, $1 में 80 रुपया देते थे पहले, अब हमको 85 रुपया देना पड़ रहा है। बताओ भैया हम कैसे सामान मंगाए देश से, हैं? तो क्या होगा भैया, हमारा आयात महंगा हो जाएगा, लेकिन हमारा निर्यात जो है, या आयात तो महंगा होगा, आयात महंगा होगा तो इसको आप कह सकते हैं कि आयात हम कम करेंगे, निर्यात यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि भाई विदेशी जो है हमारे यहाँ से वस्तुएं ज़्यादा मंगाएंगे, क्योंकि उनको $1 में 85 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ से वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मंगाएंगे, तो निर्यात हमारा बढ़ेगा। ओके, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। अच्छा, घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि कैसे होगी, ये चीज़ सोचना कि भाई महंगाई कैसे हमारे यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो $1 में $85 देना पड़ रहा है, तो हमारा आयात जो हो रहा है महंगा हो रहा है। हमारे यहाँ जो वस्तुएं आयात करेंगे, तो हम आयात अगर हम कर रहे हैं कि किसी वस्तु का, तो आयात हमारा महंगा हो रहा है। आयात महंगा होने की वजह से जो भी वो वस्तु होगी या सेवा होगी, वो भी क्या होगी, महंगी हो जाएगी ना। इसकी प्राइस क्या होगी, मार्केट में अगर कोई वस्तु सेवा आयात किया जा रहा है तो भाई वो मार्केट में बेचा जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो आयात कर रहा है अपने घर में ही रख रहा है, वो अपने देश में व्यापार वाणिज्य के लिए तो आयात कर रहा है, दूसरे देश से सामान मंगा रहा है, तो वो पूरे मार्केट में बेचा जाता है। तो ये जो पूरे मार्केट में बेचा जाएगा, क्योंकि उस व्यापारी को आयात करने पे आयात उसका महंगा पड़ा था, तो वो भी मार्केट में क्या करेगा, उस वस्तु और सेवा को महंगे में बेचेगा। तो भाई महंगे में बेचेगा तो इससे क्या होगा भाई, वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य बढ़ जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य बढ़ने का मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। तो यस मैम, घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। पूंजी प्रवाह में गिरावट आएगी, भाई बिल्कुल सही है। दूसरा भी पूंजी प्रवाह में गिरावट होगी, क्योंकि भाई $1 में हमको 85 रुपये देना पड़ रहा है। आयात महंगा होगा, तो तीसरा भी सही है कि आयात महंगा होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना। चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में पूछा हुआ है। अब अगला जो बजट आएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। 2026-27 से बजट 2026-27 के बजट से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तब भी इस बार का आपको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका एक बेस तैयार हो सके। ठीक है,
तो देखो, वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य विगत वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व स्थिति में गिरावट आई है। तो देखो, केंद्र सरकार की राजस्व स्थिति में गिरावट नहीं, बल्कि केंद्र सरकार इस समय बेहतर स्थिति में है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया था 2025-26 के लिए? तो आप लोग को याद होगा 4.4% रखा गया था। जब भी बजट आए तो राजकोषीय घाटा कितना है और इसको कम करने का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये सब याद कर लेना, ठीक है। राजस्व प्राप्ति कितनी है, राजस्व व्यय कितना है, ये सब आपको याद करना है। तो वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति का संकेत देता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गवर्नमेंट जो है अपनी राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रयास कर रहा है और इसमें काफी अच्छी प्रगति भी की है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2025-26 में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंतरण में गिरावट आने का अनुमान है, जो विगत वर्ष में देखी गई वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता है, फंड ट्रांसफर, उसमें गिरावट आने का अनुमान है। गिरावट आने का नहीं, बल्कि बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो चलो देख लो, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल 2। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में मंत्रालयवार व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालयवार व्यय के संदर्भ में आपको विचार करना है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में आवंटन में उच्चतर प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संचार मंत्रालय के आवंटन में काफी अधिक गिरावट देखी गई है, जिसमें विगत वर्ष के संशोधित अनुमान से 1/4 से अधिक की कमी आई है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि संचार मंत्रालय के आवंटन में जो है काफी अधिक गिरावट देखने को मिला। तीसरा कह रहा है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बजट आवंटन में 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कमी आई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बस थोड़ी बेसिक सी बातें थी कि कहाँ पे कमी आई है, किस मंत्रालय के आवंटन को यानी धन आवंटित किया गया था तो कम किया गया था या ज्यादा किया गया था, उस बेसिस पे स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 से 2025-26 के दौरान राजकोषीय प्रवृत्तियों से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की बकाया देयताएं वर्ष 2020-21 में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद लगातार घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की जो बकाया देयताएं थी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने ऋण ले रखा था उसको चुकाना था, तो जो बकाया देयताएं हैं वह 2020-21 में शीर्ष स्तर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बकाया था 2020-21 के दौरान, तो वहाँ पे अपनी बकाया को चुकता करना था, ठीक है। 2020-21 के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद, यानी 2020-21 के बाद धीरे धीरे इस बकायदा देयताओं में क्या हुआ, आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट मतलब कि बकाया देयताएं कम होने लगी। अब सरकार के ऊपर इतना बोझ नहीं जितना कि उस दौरान था, पहले 2021 के पहले, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान में वर्ष 2020-21 के बाद लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो लगातार वृद्धि प्रवृत्ति नहीं बनी, बल्कि अब इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है ब्याज भुगतान में, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बाजार प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि श्रम बल भागीदारी दर में वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि श्रम बल भागीदारी दर में 2017-18 से 2023-24 तक निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा कह रहे हैं कि कार्यशील जनसंख्या अनुपात में पूरी समयावधि में लगातार वृद्धि हुई है और इसका सर्वोच्च स्तर आपको 2023-24 में दर्ज किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 2017-18 से 2023-24 के बीच आप देखेंगे कि बेरोजगारी दर में कमी आई है लगातार। तो
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये डेटा बेस्ड है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत समझाने की जरूरत है। जो बातें हैं इसमें सीधी सीधी बातें लिखी गई हैं, बस सही बढ़ रहा है या घट रहा है बस इतना ही बताना है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 2023-24 से 2021-22 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए गए व्यय का अनुपात 60% से अधिक से घट करके कितना हो गया है, 40% कम हो गया है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में कुल स्वास्थ्य में जो खर्च हो रहा था, अब उसमें खर्च का अनुपात जो है 60%, जहाँ पहले 60% था, अब घट करके कितना हो गया है, 40%। दूसरा कह रहा है कि 2014-15 से 2021-22 के बीच जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकार का व्यय जो है, सरकार का जो खर्च है, वो क्रमिक रूप से यानी कि क्रमवार तरीके से बढ़कर लगभग 1.1% से 1.8% हो गया है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा किए गए व्यय में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी। तो दूसरा भी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो जैसे कि अभी इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं, एकदम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और जब भी देगा, अगर डेटा वाला क्वेश्चन देगा तो 1 या 2 देगा। यूपीएससी में 1 देता है, 2-4 इतना नहीं देगा, क्योंकि देखो ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट पेपर है। तो इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर में जितना हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। जरूरी नहीं होता है कि ये सारे ही क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, बस क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट में टेस्ट पेपर है, लगभग 28 टेस्ट पेपर आपको देगा, ये तो सारे सब्जेक्ट से देना है, तो कहीं ना कहीं से एक्सेस टॉपिक्स भी ला करके देंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी देंगे बना करके जो थोड़े बहुत टफ होंगे, उनका लेवल बहुत हाई होगा। लेकिन यूपीएससी का जब आप लोग टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको इसके कंपैरिजन में इजी लगेगा, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है तो ये बजट से कई सारे क्वेश्चंस ला के देगा, हर एक टॉपिक से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, जहाँ जहाँ पे धन आवंटित करता है, कहाँ पे कम किया, कहाँ पे ज़्यादा किया। लेकिन एग्जाम में जब देगा तो 1 या 2 क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, और टेस्ट पेपर बस प्रैक्टिस के लिए लगाओ, इसलिए मत लगाओ कि यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी आ जाएगा। दोनों का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग रहता है। यूपीएससी इतना बहुत ईजी, इसके कंपैरिजन में इजी क्वेश्चन देता है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बजट से थोड़ा देता है क्वेश्चन, लेकिन इतना नहीं देगा, और देगा भी तो थोड़ा इजी रहता है। चलो अब देखो आगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में आरआरबीज की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और इसका सकल एनपीए जो है, एनपीए अनुपात विगत दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गया। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि आरआरबीज की परिसंपत्ति गुणवत्ता में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, और इसका जो सकल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात है, वो जो है पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया था। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसका एनपीए कम हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में सभी आरआरबीज ने आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्राथमिकता क्षेत्र मतलब है कि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं कि जहां पर आरआरबीज को ऋण देना कंपलसरी है, यानी कि अपना जो ऋण देगा वो सबसे पहले इन्हीं लोगों को ऋण देगा, जैसे कि गरीब, जो अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से एमएसएमईज को ऋण देगा, या फिर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण देगा। तो कुछ ऐसे सेक्टर निर्धारित किए गए हैं जहाँ पे ऋण देना आरआरबीज को अनिवार्य है, सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं लोगों को देगा। ठीक है, तो आरआरबीज ने आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के तहत निर्दिष्ट नियामक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संविधान को अपनाने से पहले प्रस्तुत किया गया था। तो देखो, केंद्रीय बजट जो है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था, 26 नवंबर, एक मिनट में रेड पेन से लिखती हूँ, 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला केंद्रीय बजट
प्रस्तुत किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। कब? 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री आर.के. वणमुखम चटर्जी द्वारा। ठीक है, चटर्जी नहीं, चिट्टी द्वारा, सॉरी, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। आर.के. वणमुखम चिट्टी द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत करने का गौरव मोरारजी देसाई जी को है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि के समक्ष सूखे का जोखिम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि के समक्ष जो है सूखे का जोखिम है, यानी कि सूखे की स्थिति में है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में बोए गए कुल निवल क्षेत्रफल का लगभग 35% ही वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो भारत में बोए गए कुल निवल क्षेत्रफल का लगभग 35% नहीं बल्कि 55% ही वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत है। सिंचाई क्षेत्र जैसे ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई कर रहा है, तालाब के माध्यम से सिंचाई, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत का कृषि खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2024 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें मुख्य भूमिका समुद्री उत्पाद और चावल की रही। ओके। दूसरा कह रहा है कि वित्त वर्ष 24 में कुल कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात जो है 1/5वें हिस्से से अधिक था। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है 63, कैसे भी करके गूगल करके कहीं से भी जानकारी लो और इसका आंसर करने की कोशिश करो। देखती हूँ कितने लोग इसका आंसर बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि सरकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। फोर्टिफाइड राइस से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो फोर्टिफाइड राइस में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। तो आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चिन्हित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि केंद्र सरकार क्या करती है भाई, राज्यों की जनसंख्या या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर, यानी कि वहां पे उस राज्य में कितने लाभार्थी हैं, उस लाभार्थियों के आधार पर खाद्य आवंटित करती है अलग अलग राज्यों को। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण जो है पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। देखो, केंद्र सरकार क्या करता है, जब जो खाद्यान्न आवंटित करने का काम होता है तो केंद्र सरकार क्या करता है कि लाभार्थियों को, मतलब किस किस राज्य में कितने लाभार्थी हैं, किन किन को जरूरत है इस खाद्यान्न की, वो देखता है। फिर उसके आधार पर किसानों से जो है अनाज खरीदता है। केंद्र सरकार का क्या काम होता है, केंद्र सरकार ये देखता है कि कितने लाभार्थी, किस राज्य में कितने लाभार्थी हैं, उस अकॉर्डिंग जो है किसानों से अनाज खरीदेगा और उसका भंडारण करेगा। ये केंद्र सरकार का काम होता है। ठीक है, अनाज जो है आवंटित कर दिया कि किस राज्य में कितने अनाज, किस राज्य को कितने अनाज मिलेंगे, ये आवंटित कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का इतना काम हुआ। और राज्य सरकार क्या करती है कि उस अनाज को अलग अलग दुकानों पे पहुंचाती है और जो लाभार्थी होते हैं उनको वो अनाज बंटवाती है। तो पूर्णतः केंद्र सरकार जो है ये काम नहीं करती है, राज्य सरकार भी करती है। बस आवंटित खाद्यान्न आवंटित करने का काम हो गया, स्टॉक करने का काम हो गया, किसानों से खरीदने का काम हो गया, ये केंद्र करती है। लेकिन लोगों तक, लाभार्थी तक पहुंचाने का जो काम होता है तो वो राज्य का होता है। राज्य क्या करेगा, केंद्र से वो अनाज लेगा और राज्य के अलग अलग लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो पूर्णतः केंद्र सरकार का काम नहीं होता है, राज्य सरकार का भी काम होता है। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से इस काम को किया जाता है।
ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि नीम की परत नाइट्रोजन के घुलने की प्रक्रिया को धीमी कर देती है, जिससे निक्षालन और वाष्पीकरण के कारण होने वाली हानि कम हो जाती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, देखो नीम का क्या होता है कि नीम नीम का नीम नीम की एक लेयर कोटिंग कर दी जाती है, जो यूरिया होती है, तो नीम की कोटिंग कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की घुलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि पौधों को काफी लंबे समय तक नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। इससे क्या होता है कि बहुत तेजी से जो नाइट्रोजन है निच्छालित नहीं होता है और वाष्पीकरण नहीं होता है। इससे क्या होता है कि यूरिया के जो वेस्ट होने की चांसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं, कि यूरिया बर्बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि नीम की परत यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ा देती है। देखो नीम की परत बस नाइट्रोजन के घुलने की प्रक्रिया को धीमा करना होता है, न कि नीम की परत का इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो नाइट्रोजन के प्रतिशत बढ़ने या घटने इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नीम के नीम के परत से। नीम के परत से ना तो नाइट्रोजन बढ़ता है ना तो घटता है, जैसा रहता है वैसे इसकी कोई रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कि ये जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ा देती है, तो नहीं बढ़ाती है, जितना रहता है उतना ही रहता है, जिससे पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध हो जाती है, गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत अपनी म्यूरिएट ऑफ पोटाश आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भाई भारत में पोटाश का उत्पादन नहीं होता है, भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर होता है, आयात करता है पोटाश का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ की मृदा में पोटाश की कमी है। दूसरा कह रहा है कि भारत घरेलू एनपीके उर्वरकों की मांग का 80% से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है। तो ध्यान रखना कि भारत जो है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम नहीं है, सॉरी एनपीके, सॉरी एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एनपीके उर्वरकों की मांग जो है, मांग का 80% से अधिक आयात के माध्यम से पूरा होता है। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, एनपीके का हम लोग जो है लगभग मांग का लगभग 90% उत्पादन हम लोग भारत में करते हैं, आयात नहीं करते हैं, लगभग 10% आयात करते हैं, 90% उत्पादन हम लोग भारत में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कृषि संधारणीयता के समग्र सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी गणना पर्यावरण, स्वास्थ्य, मृदा एवं जल की गुणवत्ता और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित 15 संकेतकों का उपयोग करके की गई है। तो ध्यान रखना 15 संकेतकों का उपयोग करके नहीं की गई है, बल्कि 51 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है। इसकी गणना जो है 51 संकेतकों का उपयोग करके किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा जैसे राज्य जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कम जोखिम के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को ध्यान होगा कि यूपी हो गया, पंजाब, बिहार या हरियाणा, यहाँ पे जलवायु जोखिम का खतरा ज़्यादा रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। भाई ये सिंधु गंगा मैदान के क्षेत्र में ये सारे राज्य स्थित हैं। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति जैसी उत्पन्न होती रहती है। ऐसी स्थिति या तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलवायु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है। इस साल जैसे बाढ़ ही बाढ़ था, बहुत लोगों का फसल बर्बाद हुआ। आगे देखिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो अपने थोड़ा सोचा करिए कि अच्छा हमारे यहाँ कैसा हुआ था, क्या हमारे यहाँ बाढ़ आया था तो फसल बाढ़ आया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था, कम बाढ़ था या ज़्यादा बाढ़ था। थोड़ा अपने सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत वर्तमान में अपनी खाद्य तेल की मांग का 60% से अधिक हिस्सा घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करता है। तो ध्यान रखना कि भारत जो है वर्तमान में
अपनी खाद्य तेल की मांग का 60% नहीं बल्कि 44% हिस्सा जो है घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा करता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी जो है आयात करता है। दूसरा कह रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर भारत के कुल तिलहन उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आप लोग देखेंगे तिलहन यानी तिलहन फसलों का उत्पादन ज्यादा किधर होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, साथ में महाराष्ट्र में भी होता है। तो ये चारों राज्य मिलकर के भारत के कुल तिलहन उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलकर भारत के कुल पाम ऑयल का लगभग 98% उत्पादित करते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो कुल कितने कथन सही हुए? तो 2 कथन सही हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की बाह्य ऋण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय रुपये में मूल्य वर्गित ऋण की भारत के बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इसका मतलब क्या है? देखो, भारत सरकार ऋण लेती है तो उस ऋण में किस मुद्रे की हिस्सेदारी ज्यादा है, यानी कि किस ऋण ले रही है तो किस मुद्रे में ज्यादा ऋण ले रही है। डॉलर में ले रही है, यूरो में ले रही है, भारतीय रुपये में ले रही है, या जापानी येन में, या चीनी रेनमिंबी में, किस मुद्रा का भार ज्यादा है ऋण में। तो भारत जो है सबसे ज्यादा ऋण जो है डॉलर के रूप में ली है। ठीक है, यूएस डॉलर के रूप में भारत के बाह्य ऋण में अगर हम बात करें किसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, किस मूल्य की सबसे ज्यादा या किस मुद्रा की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, तो डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे डॉलर आता है, दूसरे नंबर पे भारतीय रुपया आएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। पहला इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें कह रहा है कि भारतीय रुपये में मूल्य वर्गित ऋण की भारत के बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। भारतीय रुपये की सबसे अधिक हिस्सेदारी नहीं बल्कि डॉलर की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। दूसरा कह रहा है बाह्य कर्ज में सबसे बड़ा घटक ऋण का है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सभी प्रकार के उधारकर्ताओं में गैर वित्तीय निगमों की भारत के कुल बाह्य ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सेबी के सदस्यों में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसके जो सदस्य होंगे वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, और साथ में कुछ ऐसे मेंबर जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं सदस्य के तौर पे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिभूति अपीली अधिकरण द्वारा सेबी के निर्णयों से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा की जाती है। यानी कि अगर मान लो सेबी ने कोई निर्णय दिया तो उसके निर्णयों के खिलाफ आप प्रतिभूति अपीली अधिकरण में जा सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि सेबी के गठन से पहले प्रतिभूति अपीली अधिकरण जो है पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक प्राधिकरण था। तो ये गलत है। सेबी के गठन के पहले जो है पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक प्राधिकरण जो है वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था। ठीक है, क्या नाम था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ये संस्था थी। इश्यूज, इसके द्वारा ही पूंजी मार्केट यानी कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, न कि प्रतिभूति अपीली अधिकरण द्वारा। तो पहला दूसरा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पता होता तीसरा गलत है तो एलिमिनेट कर देते हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे क्या रहा है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो देखो श्रिंकफ्लेशन कह रहा है कि किसी उत्पाद की मात्रा में कमी लेकिन उसकी कीमत अपरिवर्तित रहना। देखो आप लोग देखे होंगे चिप्स विप्स खरीदने जाते होंगे या नमकीन खरीदने जाते होंगे, तो अगर कोई दुकानदार जो है, जैसे अमूल का पैकेट ही ले लो, 10 रुपए की दूध 12 रुपए में बिकने लगी थी, और अलग कंपनी के जो दूध बेचने वाले कंपनी थी वो 10 रुपए में ही बेच रही थी, और अमूल वाला जो है वो 12 रुपए में कर दिया था। तो
अमूल की पैकेट की लोग खरीदारी कम करने लगे थे, उसकी बिक्री में कमी आने लगी थी और 10 रुपए जो अदर कंपनीज थे लोग उस कंपनी के दूध के पैकेट को खरीदने लगे थे। तो अमूल वाले ने क्या किया भैया कि फिर वही सेम प्राइस कर दिया 10 रुपए में, लेकिन उसकी मात्रा में भी थोड़ी बहुत कमी किया होगा या नहीं किया होगा पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कि कोई कंपनी है, अगर अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाती है, अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी बिक्री कम होने लगती है, इसकी बिक्री कम होने लगती है। भाई 5 रुपए का अगर मिल रहा है नमकीन, आलू भुजिया जो है, भुजिया नमकीन जो है 5 रुपए की मिल रही, उसने क्या किया भैया, अपने को इसको 7 रुपए का कर दिया, तो लोग जो है इसकी खरीदारी नहीं करेंगे, कम करने लगेंगे। तो कंपनी भी बड़ा चंट होता है, कंपनी भी बड़े चंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि इसकी मात्रा ही कम कर देते हैं। भाई देंगे हम 5 रुपए में ही तुमको, लेकिन पहले जहाँ 5 रुपए में हम 7-8 चिप्स दे देते थे, अब 5 रुपए में हम तुमको 5 ही चिप्स देंगे, मात्रा कम कर दिया। देखो आप लोग देखोगे चिप्स खरीदे होंगे 5 रुपए पैकेट में, तो मुश्किल से बस 2-4 ऐसे चिप्स होते हैं, 2-4 होते हैं। तो कंपनी क्या करता है भाई, पहले 5 रुपए में आप जब चिप्स का पैकेट खरीदते तो उसमें 7-8 चिप्स निकल जाते थे। अब खरीदिए आप लोग, देखिए उसमें मुश्किल से 4-5 टुकड़े टुकड़े मिलेंगे आपको चिप्स। तो क्या किया कंपनी ने, मात्रा कम कर दिया, प्राइस वही रखा है, तो लोग भाई खरीद रहे हैं। लोगों को क्या, लोग इतना थोड़ी ध्यान दे रहे कि कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है, भाई पैसा बस उतने का दे रहा है, 5 रुपए का, बस हमको इससे मतलब है। तो पहले स्टेटमेंट सही है कि सिंकफ्लेशन में क्या होता है, किसी उत्पाद की मात्रा में कमी, लेकिन उसकी कीमत जो है अपरिवर्तित रहती है, कीमत में बदलाव नहीं किया जाता, उसकी मात्रा बदल दी जाती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है स्टैगफ्लेशन, धीमी आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी तथा उच्च महंगाई की स्थिति जब एक साथ होती है तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था या थमी हुई अर्थव्यवस्था। ये रुकी हुई अर्थव्यवस्था, थमी हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरोजगार, जब लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, खरीदारी नहीं करते हैं। खरीदारी नहीं करेंगे तो वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कहाँ होगी। इसके साथ जब धीमी आर्थिक समृद्धि होती है, बहुत धीमी गति से भाई आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है। उच्च महंगाई, बेरोजगारी भी है साथ में महंगाई भी है, जब ये दोनों स्थिति एक साथ होती है, बेरोजगारी और उच्च महंगाई, तब इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे मांग नहीं होता है, यहाँ पे मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं होती, बल्कि लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक जनित मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कभी स्टेटमेंट में दे दे कि लागत जनित और संरचनात्मक जनित मुद्रास्फीति है, लेकिन मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं है, तो बताइए ये किसके संदर्भ में बात कही जा रही है, तो स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में बात कही जा रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट। देखो मुद्रास्फीति की दर में अगर गिरावट होती है तो उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। डिसइन्फ्लेशन जब मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है। देखो मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी तो होती है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन जिस दर से बढ़ना चाहिए उस दर से नहीं बढ़ता है, बल्कि इसकी दर में गिरावट आ रही है, रेट में इसकी गिरावट आ रही है। जैसे कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसके दाम में बढ़ोतरी नहीं हो रही। जैसे मान लो कि चिप्स ही ले लो, चिप्स की कोई पैकेट ले लो, चिप्स ले लो, मान लो चिप्स ले लो, तो इसका प्राइस मान लो 5 रुपए है, और इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है कितना, 10% के हिसाब से। फिर अगले साल जो है इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हुई 8% के हिसाब से, इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हुई 7% के हिसाब से, इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हुई 6% के हिसाब से। यानी कि 10% के दर से बढ़ा, फिर 8% के दर से बढ़ा अगले साल, फिर उसके अगले साल 7% की दर से बढ़ा, फिर अगले साल 6% की दर से बढ़ा। दर में क्या हो रही है, कमी आ रही है जिस दर से बढ़ना चाहिए, यानी कि दर में इसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि इसकी प्राइस में तो बढ़ रहा है 5%, 8%, 7%, 6%, इसकी मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दर में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में वैसे तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, लेकिन डिफ्लेशन इसका उल्टा होता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी आना ही डिफ्लेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है ये डिसइन्फ्लेशन के संदर्भ में कहा जा रहा है। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि मूल्य, वस्तुओं के मूल्य
और सेवाओं के मूल्य में गिरावट आएगी। महंगाई का जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है। तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि REER का उच्च मान किसी देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी तथा आयात के सस्ता होने का संकेतक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई RER का अगर उच्च मान है तो ये किसी देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी को बताता है और आयात के सस्ता होने का संकेत देता है। दूसरा कह रहा है कि किसी मुद्रा के अधिमूल्यन या अवमूल्यन के निर्धारण हेतु RER प्रभावी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए। भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। दूसरा कह रहा है कि यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार 2 तिमाहियों तक 6% से अधिक या 2% से कम रहती है तो इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता माना जाता है। देखो, यदि मुद्रास्फीति लगातार 2 तिमाहियों नहीं बल्कि लगातार 3 तिमाहियों, मतलब लगातार 3 तिमाहियों 3 तिमाही करके अगर 3 बार ऐसा हो जाता है और मुद्रास्फीति जो है 6% से 2% के बीच में नहीं रहती है, यानी कि 6% से अधिक हो जाती है या फिर 2% से कम रहती है, तो ये माना जाता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता हुई है। ठीक है, यानी कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वस्तुएं और सेवाओं की मूल्य बहुत ज़्यादा कम आ गई है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 तिमाहियाँ होना चाहिए था, 2 तिमाही नहीं, तो इस वजह से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के हाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FDI मतलब क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत में आकर के निवेश करते हैं भारत के किसी कारोबार में या शेयर मार्केट में, जिसका भारत में अगर ये निवेश करते हैं। देखो, एक होता है FPI, दूसरा होता है FDI। FPI में अंतर ये होता है कि ये FPI जब भारत में आते हैं तो इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है और इनकी हिस्सेदारी जो है 10% से कम की होती है। जब भी किसी भी कारोबार में ये जो FPI होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जब भी ये किसी कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी हिस्सेदारी जो है 10% से कम रहेगी हमेशा। ठीक है, जब जैसे इनकी हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा होती है तो उसको FDI मान लिया जाता है। लेकिन FPI में क्या होता है कि ये आते हैं और शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे ही शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तुरंत शेयर को बेच करके वो दूसरे देश में चले जाते हैं, दूसरे देश में शेयर्स खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि भारत में मुद्रा कमज़ोर हो जाती है, जो भारत की घरेलू मुद्रा होती है कमज़ोर हो जाती है, भारत में महंगाई आ जाती है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और FDI में क्या होता है, FDI में क्या होता है कि जब भी कोई विदेशी निवेशक भारत में आकर के निवेश करता है, भारत के किसी कारोबार में निवेश करता है तो वह लंबे समय तक टिका रहता है। ठीक है, 10% से ज़्यादा की इसकी हिस्सेदारी होती है। ये सिर्फ भारत में आकर के निवेश ही नहीं करता बल्कि भारत में आकर के नई नई तकनीक को भी ले आता है। इससे भारत को फ़ायदा होता है। नए इसकी वजह से, FDI की वजह से भारत में रोज़गार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कहीं मान लो हाईवे बनाना है, कहीं पे मान लो हाईवे बनाना है तो ये आकर के FDI इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसमें 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लेगा और क्या करेगा भाई, अपनी तकनीक भी लेकर के आएगा, इसमें अपनी तकनीक भी शेयर करेगा और रोज़गार भी उत्पन्न करेगा, तो इसको FDI कहते हैं। हालांकि मैंने बहुत शॉर्टली बताया है, जब भी डिटेल में पढ़ाया गया है इकोनॉमिक्स में RG सर द्वारा तो बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या करूँ, इतने कम टाइम में मुझे बहुत कुछ बताना होता है और इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख रहे हो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो भी आप लोग नाक सिकोड़ते हो, मैम इतनी लंबी वीडियो हो गई है, अब मैं क्या करूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो।
चलो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई अंतर प्रवाह में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि एफडीआई अंतर प्रवाह में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है 2023-24 की तुलना में 2024-25 में। ओके। दूसरा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र का है। देखो, एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र का नहीं है बल्कि सेवा क्षेत्र का है। पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर आता है। तो सेवा क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह ज़्यादा रहा है, ना कि विनिर्माण क्षेत्र का। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। जब भी एफडीआई पढ़े तो एफडीआई में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें एफडीआई ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरा कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे एफडीआई का प्रवाह उस राज्य में ज़्यादा हो रहा है। तो राज्यों का क्रम देख लीजिए और साथ में क्षेत्रों का क्रम देख लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट आपके सामने दे देगा। वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है महाराष्ट्र की रही है, उसके बाद गुजरात की रही है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखिए, उपयुक्त उत्पादों में से कितने कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसूचित उत्पादों के अंतर्गत शामिल है? यानी अपेडा के अंतर्गत कौन कौन सी उत्पादों को शामिल किया गया है, बताइए। ये क्या करता है भाई? ये निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात का विकास करता है। ऐसी नीतियां लाता है जो निर्यात को और ज्यादा आगे बढ़ा सके या बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मांस उत्पाद आएगा, दुग्ध उत्पाद आता है, मादक पेय पदार्थ आता है, फ्लोरीकल्चर उत्पाद आता है, कोको तथा चॉकलेट उत्पाद आता है, गैर मादक पेय पदार्थ, यानी ये सभी के सभी आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी 6। अगला देखिए, अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्तियों तथा भुगतानों के बीच अल्पकालिक असंतुलन को प्रबंधित करने हेतु प्रदान की जाने वाली अस्थायी वित्तीय सहायता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को जब धन की जरूरत होती है, ठीक है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है अल्पकालिक संतुलन को प्रबंधित करने के लिए। तो इसी को कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम, यानी कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक द्वारा धन प्रोवाइड कराया जाता है, धनराशि दी जाती है गवर्नमेंट्स को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसी को अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वेज एंड मीन्स एडवांस पर लागू ब्याज दर सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर से संबंधित होती है। देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, कोई बता सकता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंकों को जब ऋण की जरूरत होती है तो आरबीआई के पास जाती है। तो बैंकों को ऋण की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाती है? आरबीआई के पास जाती है। तो इसमें 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के लिए यानी बहुत कम समय के लिए एक दिवसीय ऋण लिया जाता है बैंकों द्वारा आरबीआई से। इसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आरबीआई जो है बैंकों से ऋण लेती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि वेज एंड मीन्स एडवांस पर जो ब्याज दर लगता है वो किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये जो है ये रेपो रेट के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, ये रेपो रेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें कह रहा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर से संबंधित होती है, तो नहीं होती है। ये जो है रेपो रेट के बराबर होता है वेज एंड मीन्स एडवांस। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहा है अधिमानी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों, आप लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें, एनवायरनमेंट पढ़ें, तो अक्सर इंग्लिश टर्म्स ही याद करें।
हिंदी टर्म्स मत याद करिएगा, हिंदी टर्म्स में ऐसे ऐसे शब्द दे देंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो अधिमानी शेयर का मतलब होता है प्रिफरेंशियल शेयर। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिमानी शेयर धारकों को सामान्य शेयर धारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है। देखो, जब एक कंपनी होती है, कंपनी में शेयर धारक दो तरीके होते हैं। एक ऐसे शेयर धारक होते हैं जिनको समय समय पर ब्याज चाहिए होता है। दूसरे शेयर धारक ऐसे होते हैं जो कंपनी के मालिक की तरह उनका भी हक होता है कि वो भी वोट कर सकते हैं जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है, और उनको तभी लाभांश मिलेगा जब कंपनी लाभांश का वितरण करेगी सबको, यानी कि अपने जो इक्विटी शेयर धारक होंगे उनको। तो अधिमानी जो शेयर धारक होते हैं इनको समय समय पर ब्याज दिया जाता है। ये कंपनी के लाभांश प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे कि कंपनी के संस्थापक होते हैं उनको लाभांश मिलता है। इस तरीके से जो आम शेयर धारक होते हैं, जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, उनको भी लाभांश का वितरण होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल शेयर धारक होते हैं, ये सामान्य शेयर धारकों से पहले इनको लाभांश प्राप्त होता है। ये पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनको जो है अधिमानी शेयर धारकों को सामान्य शेयर धारकों के समान मताधिकार या लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार नहीं होता है। यानी जो प्रेफरेंशियल शेयर धारक होते हैं इनको मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, यानी ये मत नहीं दे सकते, वोटिंग नहीं कर सकते हैं कंपनी के किसी भी डिसीजन में, और ना ही इनको लाभ में हिस्सेदारी होती है इनकी। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकल मूल्य संवर्धन का सटीक निरूपण है? सकल मूल्य संवर्धन का सटीक निरूपण कौन सा है, बताओ। जब जीडीपी में उत्पाद सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है और उत्पाद कर को घटा दिया जाता है तो ये सकल मूल्य संवर्धन कहलाता है। ओके, आगे देखिए, भारत की स्थापित विद्युत क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि कुल स्थापित क्षमता का आधे से अधिक भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संबंधित है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि आधे से अधिक भाग यानी 250 गीगावाट से अधिक जो ऊर्जा का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या तात्पर्य है? 1950 से 1980 के दशक के दौरान लगभग 4% की भारत की धीमी जीडीपी समृद्धि को ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया था। एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, उनकी मान्यताओं की वजह से कहीं न कहीं आर्थिक समृद्धि जो है वो नहीं हो रही है, आर्थिक समृद्धि में कमी रह रही है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसका खंडन किया था। तो बस यही थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है कि 1950 से 1980 के दशक में जो आर्थिक समृद्धि धीमी रही है उसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माना गया। ठीक है, एक अर्थशास्त्री के द्वारा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। मुद्रीकृत घाटा से क्या तात्पर्य है? मुद्रीकृत घाटा से क्या तात्पर्य है? जब सरकार को, देखो इसमें लिखा क्या है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर सरकार के व्यय का प्रत्यक्ष वित्त पोषण। जब सरकार को अपने खर्चों को पूरा करना होता है, सरकार की कमाई कम हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को पैसे की जरूरत होगी, तो सरकार क्या करता है? प्रतिभूतियां जारी करता है। तो सरकार प्रतिभूतियां जारी किया तो आरबीआई क्या करेगा? इस प्रतिभूति को खरीद करके आरबीआई सरकार के लिए नए नोट छापेगा, यानी सरकार की जरूरत के लिए नए नोट छापेगा। नए नोट छापेगा तो मार्केट में नए नए रुपए आएंगे, नए पैसे आएंगे। इसी को कहा गया है मुद्रीकृत घाटा, यानी कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नया नोट छपवाता है, नया नोट मुद्रीकृत करवाता है। इसी को कहते हैं मुद्रीकृत घाटा। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मुद्रा विनिमय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुद्रा विनिमय के तहत दो संस्थाएं पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर विभिन्न मुद्राओं में ऋण देने और चुकाने पर सहमत होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है। ओके, कि मुद्रा विनिमय के तहत दो संस्थाएं जो है पहले से निर्धारित विनिमय दर पर ही
अपनी विभिन्न मुद्राओं में ऋण देने और चुकाने पर सहमत होते हैं, यानी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ अपना एक्सचेंज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि मुद्रा विनिमय के अंतर्गत ऋण आमतौर पर विदेशी बाजार में उपलब्ध ऋणों की तुलना में कम ब्याज दर पर प्राप्त होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 से 27 की अवधि हेतु सार्क देशों के लिए एक नई मुद्रा विनिमय व्यवस्था को मंजूरी दी है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कितने अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि मनी मार्केट के कौन कौन से टूल हैं जिनकी परिपक्वता की अवधि 360 दिनों से कम की होती है। तो ये सभी हैं। ट्रेजरी बिल से ही समझ में आ रहा है, जब बिल लिखा रहेगा तो आप समझ जाओ कि भाई ये अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधन या मनी मार्केट के साधन है जिनका कम समय के लिए इनकी परिपक्वता अवधि होती है। कैश मैनेजमेंट बिल में भी आप समझ सही है, ये अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधन होंगे, तो दूसरा भी सही है। और कॉमर्शियल पेपर, इसको भी आपको याद कर लेना। कॉमर्शियल पेपर हो गया, वेज एंड मीन्स एडवांस हो गए। इसके अलावा सरकार द्वारा जो प्रतिभूतियां बिल के रूप में जारी की जाती हैं वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार साधन के ये साधन है, ये तीनों ही जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नहीं, तीनों ही टूल का प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, वो आप लोग याद कर लेना इकोनॉमिक्स पढ़ते समय। आगे देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? तो पहला कह रहा है कि कोई निवासी भारतीय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को या तो अपने नाम पर या अपने किसी अवयस्क बच्ची की ओर से धारित कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोना है और व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 4 किलोग्राम तक धारण कर सकता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड धारण कर सकता है और मिनिमम 1 ग्राम है। तीसरा कह रहा है कि सभी ट्रस्ट, परोपकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड धारित करने की पात्रता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? जैसे आप मार्केट में सोना खरीदने जाते हो, सोना खरीद करके रख लेते हो, उसकी प्राइस क्या होती है, एक वक्त के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। आप 10 साल 15 साल बाद बेचोगे तो जो पहले आपने जिस दाम पर खरीदा था उससे अधिक दाम पर आप बेचोगे, तो आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है। भाई मार्केट में अब इतना ज़्यादा सोना तो नहीं होगा कि सभी लोग सोना ही सोना खरीदें, तो आरबीआई ने कॉन्सेप्ट लाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, कि लोग जो है एक गोल्ड के बराबर की ही प्राइस का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे। इस पे भी मतलब अगर जितने भी कैरेट का 1 कैरेट गोल्ड है तो मार्केट में जितनी इसकी प्राइस होगी उतनी प्राइस इस बॉन्ड की भी होगी। जितनी प्राइस मार्केट में इसकी बढ़ेगी उतनी प्राइस इसकी भी बढ़ेगी, इसकी जितनी वैल्यू बढ़ेगी इसकी भी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। बस फर्क ये रहेगा कि ये कागज के रूप में रहेगा और ये सोने के रूप में रहेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल ही रहेगी। तो जो लोग सोना नहीं खरीदना चाहते हैं वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी को गोल्ड बॉन्ड कहते हैं कि सोना ना खरीद करके लोग ये आरबीआई से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो सेफ भी रहता है कि घर में सोना रखने का झंझट नहीं रहता है, प्रॉफिट उतना ही रहता है जैसे कि वहाँ पे जैसे कि एक सोना खरीद करके, ज्वेलरी खरीद करके प्रॉफिट इंसान कमाता है, वैसे ही वहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद करके कमा सकता है प्रॉफिट। बस ये रहता है कि भाई लेडीज़ अगर पर्सनली ये सोचे तो भाई सोना रहेगा तो घर पे रहेगा तो हम पहन सकते हैं उसको, है सबको दिखा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को जला सकते हैं कि मेरे पास इतना नौलखा हार है ना। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन, क्रय प्रबंधक सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है पीएमआई विभिन्न उद्योगों में सप्लाई चेन प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षण से संकलित किया जाता है जिसमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि पीएमआई का मान 50 से अधिक होने पर आर्थिक गतिविधियों में विस्तार होता है और 50 से कम होने पर आर्थिक गतिविधियों में संकुचन आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि दर्शाता है कि अगर 50 इसका मान जो है अगर 50 से अधिक रहेगा तो आर्थिक गतिविधियों में विस्तार होगा और 50 से कम होगा तो आर्थिक गतिविधियों में संकुचन को दर्शाएगा।
ठीक है। तीसरा कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए मासिक पीएमआई फेडरेशन ऑफ चैम्बर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा तैयार किया जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए मासिक पीएमआई जो है इसको तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 1948 में इसको तैयार किया गया था। यूएसए में इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया गया था, न कि फिक्की द्वारा। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा आपका सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहा ऑफर फॉर सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑफर फॉर सेल तंत्र के तहत केवल मौजूदा शेयरों की बिक्री की अनुमति होती है और इसमें कंपनी द्वारा नए शेयरों को जारी करना शामिल नहीं होता है। देखो, एक होता है आपका आईपीओ होता है। आईपीओ में क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना पहली बार शेयर बेचता है बिना स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रयोग किए, तो आईपीओ के माध्यम से बेचता है। तो यानी अपने पहली बार जो शेयर बेचेगा वो आईपीओ पर ही बेचता है, ठीक है। और एक होता है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। एफपीओ में क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना मौजूदा शेयर यानी कि फिर से दोबारा अपने नए बचे हुए शेयर्स को मौजूदा शेयर्स को बेचना चाहता है, तो अब आईपीओ पे वो नहीं बेच सकता है। दोबारा जब अपना फिर से बचा हुआ या मौजूदा शेयर्स को बेचना चाहता है, तो वो एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर ही बेचेगा। नए शेयरों की बिक्री जो है एफपीओ पर करेगा। अगर पहली बार बेचेगा तो आईपीओ पर करेगा, फिर से अपनी नई शेयर्स बेचेगा तो वो एफपीओ पर करेगा, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर करेगा। ओके, अब ये जो ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो केवल मौजूदा शेयरों की बिक्री की अनुमति होती है। इसमें कंपनी द्वारा नए शेयरों, जो मौजूदा यानी जो बचा हुआ शेयर है लेकिन नए शेयर्स नहीं है, वो जो है उन शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल पर होगी। लेकिन जो कंपनी द्वारा नए शेयर्स जारी किए जाते हैं, वो नए शेयर्स जो है आपका पब्लिक फॉलो ऑन यानी एफपीओ पर किए जाएंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर ही किए जाएंगे। नए शेयर अगर जारी करने हैं तो एफपीओ पर, अगर पहली बार शेयर बेचना है तो आईपीओ पर, और अगर केवल मौजूदा बचे हुए शेयरों की अगर बिक्री करनी है तो ये ऑफर फॉर सेल पर की जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन हुई होगी, जब एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि कोई भी शेयर धारक चाहे उसके पास शेयरों का प्रतिशत कितना भी हो, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर शेयर बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल तंत्र का उपयोग कर सकता है। तो ऑफर फॉर सेल तंत्र का उपयोग नहीं कर सकता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर बेचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में कि आईआईपी के तहत किसी दी गई अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापा जाता है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है, सब कुछ इसके बारे में दिया हुआ है कि ये औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और इसे जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है मासिक रूप से, यानी मंथली इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2016-17 है, तो ये गलत है। इसका आधार वर्ष जो है, बेस ईयर जो है, ये 2011-12 है, न कि 2016-17। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तो कह रहा है कि सूचकांक के तहत मापे जाने वाले 8 कोर उद्योग। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े तो ये कोर उद्योग कौन कौन से हैं, इसको 8 कोर उद्योग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, यानी कौन कौन से उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है, इसको आप लोग याद कर लेना। यूपीएससी में पूछ देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग हैं जो 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें बहुत सारे 5-6 उद्योगों के नाम दे देंगे और 4 उद्योगों को आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से इसमें शामिल है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है।
या फिर गूगल पे सर्च कर लो, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सूचकांक के तहत मापे जाने वाले 8 कोर उद्योगों में से सीमेंट का योगदान सबसे कम है। तो सीमेंट का योगदान सबसे कम नहीं है, बल्कि लास्ट से दूसरे नंबर पे आता है ये। सीमेंट का योगदान सबसे कम नहीं है, बल्कि उर्वरक का योगदान जो है, फर्टिलाइजर का योगदान सबसे कम है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत था, पहला सही था। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही है, तो आपका पहला वाला सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी के प्रकार में। हमेशा यूपीएससी बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ बेरोजगारी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो घर्षण बेरोजगारी, अर्ध रोजगार बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो यहाँ आप लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें तो बेरोजगारी वाला टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो घर्षण बेरोजगारी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है, इसमें विवरण इसके बारे में दिया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होता है जो उसकी योग्यता और प्रयासों के पूर्ण अनुरूप नहीं होती है। यानी कि मान लो एक बहुत काबिल इंसान एक छोटा मोटा जॉब कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जिस हिसाब से उसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको जॉब नहीं मिली है, या फिर जिस हिसाब से उसके अंदर कौशल है, एबिलिटी है काम करने की, उसके अकॉर्डिंग उसका वो जॉब नहीं है। तो इंसान क्या करता है, उसका मन नहीं लगता उतना ज़्यादा उस काम को करने में कि भाई हम इतने एबल है और हमको इतना छोटा मोटा काम करने वाला नौकरी मिला है, तो उतनी अपनी पूर्ण अपना अपना एफर्ट्स 100% नहीं लगा पाता है। तो इसको अर्ध रोजगार कहते हैं। ठीक है, रोजगार में तो है लेकिन पूरे मन से नहीं है, तन मन से नहीं है, तो इसी को अर्ध रोजगार कहा जाता है। अपना पूरा 100% एफर्ट्स नहीं लगाता है उस काम को करने के लिए। घर्षण बेरोजगारी में क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़ता है और दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। जैसे ऐसी स्थिति दो कारणों से हो सकती है। एक कारण ये हो सकता है कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसको भगा दिया गया हो कि तुमको यहाँ पे काम नहीं करना है, उसको निकाल दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने दूसरे जॉब की तलाश में इधर उधर ढूंढेगा कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए। तो वो जो बीच का समय होता है बेरोजगारी का, जॉब छोड़ने के बाद का और दूसरा जॉब लगने से पहले तक का, उसी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। या तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है, उसको लगता है कि मुझे सैलरी कम मिल रही है और काम ज़्यादा करा रहे हैं, तो उस दौरान व्यक्ति क्या करता है कि उस नौकरी को छोड़ करके दूसरे नौकरी को ढूंढने में लग जाता है। ठीक है, तो वो जो बीच का समय होता है जब नौकरी छोड़ता है और जब तक नौकरी नहीं मिलती है, दूसरी नौकरी जब तक नहीं मिलती, तब तक का जो बीच का समय रहता है वो घर्षण बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, यानी कि बेचारा जो व्यक्ति है वो घिसी पिटी जिंदगी जी रहा होता है उस दौरान। तो घिसी पिटी से घर्षण बेरोजगारी ऐसे याद कर लेना, वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपका गलत हो गया है, दूसरा भी गलत हो गया है। तीसरा कह रहा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब भारत में आर्थिक मंदी की स्थिति आप लोग देखेंगे। आर्थिक मंदी में क्या होगा कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जब महंगाई ज़्यादा होती है और लोग बेरोजगार हैं, मार्केट में मांग नहीं हो रही है, डिमांड नहीं आ रहा है। मांग नहीं होगी तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, अब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा तो भी कंपनी जो है अपने कर्मचारियों को रखेगी क्यों? जब उत्पादन ही नहीं करी तो कंपनी अपने कर्मचारियों को क्यों रखेगी? भाई उत्पादन नहीं हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी, जितने एम्प्लॉयज़ हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी, ताकि उस पर जो बर्डन पड़ रहा है सैलरी देने का वो ना पड़े। ठीक है, उसके ऊपर जो खर्च का बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े। भाई सैलरी देगा तो अपने जेब से ही देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंपनी जो है अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देता है। तो इसी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये जब बेरोजगारी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में कामगारों की आवश्यकता कम होती है। तो कामगारों की आवश्यकता कम कब होगी, जब मंदी की स्थिति होगी। ज्यादातर ऐसी स्थिति होगी ना जब मंदी की स्थिति होगी। जैसे आप कोविड देख लो, कोविड की स्थिति भी ऐसी थी कि भाई लोगों डिमांड मार्केट में कम था, मार्केट में डिमांड कम था तो उत्पादन भी कम हो रहा था। उत्पादन कम होने की वजह से कंपनी क्या कर रही थी, अपने कर्मचारियों को निकाल रही थी। तो मंदी की स्थिति थी एक तरह से कह सकते हैं। तो इसी को चक्रीय बेरोजगारी, जब उस दौरान कंपनियों द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा था, तो इसी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तब जब मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ट्विन डेफिसिट क्या है? ट्विन डेफिसिट्स शब्द किन दो घाटों को संदर्भित करता है? तो ये चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा
को संदर्भित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं? किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ के पात्र हैं, इन चारों में से बताने हैं। तो ये सभी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लघु और सीमांत किसान, बटाईदार और काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार, संयुक्त दायित्व समूह, ये चारों ही जो है किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे, यानी इनको जो है किसान क्रेडिट योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कितनों को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऐसे कौन कौन से रिपोर्ट है? तो इकोनॉमिक्स में जब भी आप पढ़े तो IMF द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाते हैं, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है वो याद कर लेना। एक कॉपी पेज जहाँ भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उधर लिख लेना आप लोग। अक्सर एग्जाम में दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, पीसीएस में भी बहुत पूछता है, हर साल पूछ देता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है इसको IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। तो यहाँ पे केवल 3 ही होंगे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कल्पना कीजिए एक भूखे विद्यार्थी की जो पिज्जा खा रहा है। पहला टुकड़ा अधिक संतोष देता है, दूसरा टुकड़ा कम संतोष देता है और तीसरा टुकड़ा उससे भी कम। किसी बिंदु के बाद अतिरिक्त टुकड़ा कोई संतोष नहीं देता या असुविधा उत्पन्न कर सकता है। उपर्युक्त स्थिति निम्नलिखित में से किस आर्थिक नियम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? तो किस आर्थिक नियम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ह्रासमान यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे कमी होगी ना, ह्रास होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे कि अर्थशास्त्र में अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उससे क्वेश्चन पूछे, ये बहुत कम चांसेस होती हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में आरोपित निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन कौन से प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएंगे। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका आयकर आएगा, पूंजीगत लाभ कर आएगा, निगम कर आएगा, संपत्ति कर आएगा। चारों ही आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिवेश सेबी द्वारा अनुमोदित विधियों जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर सेल और शेयरों के बायबैक के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना हो सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। विनिवेश अलग चीज होता है और जो निवेश होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि विनिवेश जो है सेबी द्वारा अनुमोदित विधियों जैसे कि IPO हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया और शेयरों के बायबैक के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना हो सकता है। इन सब के बाद सरकार जब अपनी संपत्तियों को बेचती है तो वो विनिवेश के अंतर्गत करती है। ठीक है, निवेश अलग होता है, विनिवेश अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, विनिवेश में इसमें अपनी संपत्ति को बेचा जाता है। जैसे सरकार हो गई, कोई संस्था हो गई, वो अपनी संपत्ति को बेच करके डायरेक्ट वो पैसा ले लेती है। लेकिन निवेश में क्या होता है कि एक हिस्सेदारी उसकी सुनिश्चित होती है कि उसमें आप जब तक इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसमें प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है कि विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वास्तविक GDP के तहत आधार वर्ष मूल्यों पर उत्पादन के मूल्यांकन द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में हुए परिवर्तनों का पता चलता है। जो वास्तविक GDP है, वास्तविक GDP से आधार वर्ष बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर है 2022-23। अब इसको चेंज कर दिया गया, पहले जो है 2011-12 था, अब 2022-23 कर दिया गया है। तो 2022-23 के बेस ईयर पर वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है, उसके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है।
लेकिन दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में जीडीपी की गणना के लिए 2016-17 है आधार वर्ष बेस ईयर, तो ये गलत हो गया। बेस ईयर वही 2022-23 है, चेंज कर दिया गया, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाओं का, यानी कि भाई हर साल 5 वर्ष का योजना रहा था, तो उस योजना के दौरान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई गई थी। तो किस योजना को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, ये आपको इससे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना लाया गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया गया था। यहाँ पे तीसरा सही सुमेलित है, पहला दूसरा गलत है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम लाया गया था, तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, तो यहाँ पे चौथा गलत हो गया। तो पूछा था कि कितने सही सुमेलित है, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पेमेंट्स बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करने की अनुमति है। देखो, जो ये पेमेंट्स बैंक होते हैं, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो लोगों की छोटी मोटी बचत है वो स्वीकार कर सके। जैसे गांव में क्या होता है कि लोग पैसे बचत करते हैं, तो वो अपने पास ही रखे रह जाते। तो सरकार का ये आया दिमाग में कि भाई ऐसी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि ताकि जो ये लोग हैं अपनी छोटी मोटी बचत को बैंक में जमा कर सके। अब डायरेक्ट बैंक में तो नहीं जा सकते, तो इसीलिए यहाँ पे पेमेंट बैंकों की सुविधा लाई गई कि ये जो पेमेंट्स बैंक है ये ग्राहकों की छोटे मोटे बचत को स्वीकार कर सके, उनके बचत को अपने यहाँ जमा करके रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण नहीं दिया जाता है इस पेमेंट्स बैंक द्वारा, बस अपने ग्राहकों को जो है अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। वो भी हर ग्राहक से 2 लाख रुपए तक ही जमा स्वीकार कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उससे ज्यादा फिर बड़े बैंकों में जाए। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पेमेंट बैंक यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं फॉरेक्स कार्ड जारी। तीसरा कह रहा है कि पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक का बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बन सकता है, तो बन सकता है। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम में आप लोग पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ लेना, अक्सर एग्जाम में दे देता है। स्मॉल बैंक्स क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। अगला इसको देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एनबीएफसी से भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। एनबीएफसी पढ़ लेना, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ लेना, पेमेंट्स बैंक पढ़ लेना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। बैंकिंग सिस्टम का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण यानी एएनबीसी का कम से कम 75% प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। देखो, पहले ये 75% था कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे अपने कुल ऋण का 75% जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ही देंगे। ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मतलब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, लगभग 10-11 सेक्टर इसमें रखे गए हैं कि इन क्षेत्रों को ऋण देना अनिवार्य है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी इन्हीं क्षेत्रों को देंगे ऋण देने के लिए, जैसे कृषि हो गया, निर्यात के लिए हो गया, एमएसएमई हो गया, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य वो ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। और जो किसान मजदूर है वो अगर अपना कोई कारोबार स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर उनको ऋण चाहिए, तो सबसे पहले ये बैंक जो है किसी अन्य को ऋण देने की बजाय सबसे पहले इन लोगों को ऋण देगा। तो इसी को जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो 75 नहीं, पहले 75 था, अब इसे चेंज कर दिया गया 2025 में। 75% की जगह अब लगभग कितना 60% के करीब में कर दिया गया है। ठीक है, लगभग 60% के करीब में कर दिया गया है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इनको सीआरआर और एसएलआर बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण भी देते हैं। तो ये
जमा स्वीकार कर रहे हैं तो ये डेबिट कार्ड भी जारी करेंगे, ऋण दे रहे हैं तो ये क्रेडिट कार्ड भी जारी करेंगे और साथ में ये चेकबुक भी जारी करेंगे। इसी वजह से इनको जो है CRR और SLR बनाए रखना आवश्यक होता है। जैसे NBFCs हैं तो उनको CRR और SLR रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि इनको CRR और SLR रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट है कि उत्पादन मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत विक्रेता के दृष्टिकोण से कीमत में परिवर्तनों को मापा जाता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से कीमत में परिवर्तनों को मापा जाता है और इससे पता चलता है कि उत्पादक वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित करता है। ऑलरेडी इसके बारे में दिया हुआ है कि उत्पादक मूल्य सूचकांक क्या है, तो यही है जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विक्रेता के दृष्टिकोण से विक्रेता के अकॉर्डिंग जो है कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है, चाहे फिर वस्तु हो या सेवा हो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि PPI की गणना मूल कीमतों पर की जाती है जिसमें वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और इसी तरह के कर शामिल नहीं होते, यानी इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होती है। जो लागत लगी रहती है वस्तुओं के उत्पादन के दौरान, जो उसमें लागत लगती है केवल वही शामिल होता है उसमें, ठीक है। बाद में इसमें जो अलग अलग तरह के टैक्स लग जाते हैं ये इसमें शामिल नहीं होते, लेकिन उत्पादक द्वारा प्राप्त किसी भी सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट सब्सिडी शामिल होगा जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। PDF चाहिए तो PDF का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको PDF मिल जाएगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और हमारे अगर इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो RG सर द्वारा इकोनॉमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से ऐप पर पढ़ाया गया है। ऐप का नाम है क्लब IAS। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, क्लब IAS लिखिए, वहाँ पे आपको ये हमारा ऐप का लोगो दिख जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हमारी सारी बैचेस दी हुई हैं और इसकी प्राइस कितनी है तो 1499 रुपये है। 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल तक आप हमारी इस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।